तो हेलो, आप भटक रहे हो किधर जब हर एक पेपर का पोस्टमार्टम मिलेगा इधर। तो एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हुए हम 2024 रसायन विज्ञान का कोड है आपका 347 जीडी। उस पूरे पेपर का पोस्टमार्टम आज हम करने वाले स्टूडेंट्स। तो उन वीडियो को मिस मत करिएगा जो अभी इस पेपर को देख कर आए हुए हैं, ताकि आपको हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पर पोस्टमार्टम देखने को मिले और आपको पता चल सके कि आपने कितना सही किया। और खासकर तो वो बच्चे जो अभी 2025-26 में एग्जाम देने वाले हैं, वो तो मिस बिल्कुल भी ना करें स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अपने आज के बेहतर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना करते हैं, तो आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल पे अगर आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आज का ये पेपर धुआं धुआं कर देते हैं। तो आइए जूम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे, जो कि है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम सल्फेट विलयन का या स्वर्ण विलयन का। तो इसका आंसर था स्वर्ण विलयन का परासरण दाब सबसे कम होता है, ध्यान दें। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है, कौन सा अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पर देखोगे C2H5OH, ये देखो C6H5OH, यहाँ पर क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है। और जहाँ पर बेंजीन जुड़ता है आपको पता होगा कि H+ निकलने के बाद जो ऋणायन बनता है वह अनुनाद के कारण और भी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा। तो आइए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज आपका है स्टूडेंट्स यहाँ पर। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पूछा गया है कि लुकास अभिकर्मक है। लुकास अभिकर्मक आपको बताना है कौन सा है इसमें। तो लुकास अभिकर्मक आपका ये है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और लुकास अभिकर्मक का प्रयोग आपको पता है अल्कोहल को दोस्तों पता करने में करते हैं। जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, द्वितीयक अल्कोहल होते, तृतीयक अल्कोहल होते हैं, उनका हम पता करते हैं इस लुकास अभिकर्मक के प्रयोग से। ठीक है, एंड चौथा है कि एसिल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड एवं एसिडोन में विभेद करने के लिए अभिकर्मक है। ठीक है, लुकास अभिकर्मक तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि भाई इनका यूज हम किस में करते हैं, अल्कोहलों को पहचानने में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर क्या था, सिर्फ अभिकर्मक था। ठीक है, आप कहोगे सर ये हिंसबर्ग अभिकर्मक तब क्या है, पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ा तो बताते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग हम एमीनो को पहचानने में करते हैं। जी हाँ, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन को पहचानने में हिंसबर्ग अभिकर्मक का यूज करते हैं। तो आज समझ में आ गया ना अभिकर्मक सारा। अब देखो पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सा अमीन नहीं देता है दोस्तों, ये केवल 1 डिग्री अमीन ही दोस्तों आपका कार्बिल अमीन अभिक्रिया देता है। 1 डिग्री प्राथमिक अमीन ही अभिक्रिया देता है। यहाँ पर भी प्राथमिक है, यहाँ पर भी प्राथमिक है, यहाँ पर भी प्राथमिक अमीन है, लेकिन ये देखो द्वितीयक अमीन है। तो ये आंसर दोस्तों सही होगा, क्योंकि ये ही ऐसा अमीन है जो कार्बिक अभिक्रिया नहीं देगा दोस्तों। कार्बिल अमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से दोस्तों रिकेटेस। बाकी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। जी हाँ, सेकंड में आपका सबसे पहला पूछा गया है कि 20 डिग्री ताप पर आपको पूछा है एक पदार्थ 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब आप इतना दिया हुआ है। तो विलयन में जो स्थिरांक है ना, विलयन में जो स्थिरांक है उसका मान आपको निकालना है, और पदार्थ का अणु भार आपको दिया है। तो ये कैसे सॉल्व होगा सर, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन ही हमें हिंट देता है कि बच्चा ऐसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन में ही हिंट रहता है। देखो सब कुछ हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एक परासरण दाब वाली बात कर दी, और परासरण दाब का आपको फॉर्मूला अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये तो होता है CRT। बात किस किस की है, स्थिरांक की। तो इसमें स्थिरांक खोजो जो कांस्टेंट होता है। तो आप कहोगे सर इसमें केवल एक ही चीज स्थिर होता है, वो है R का मान। तो बस इस R का मान ही आपको निकालना है। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बटे में CT हो जाएगा। T का वैल्यू आपको दिया है एक सवाल में 20 डिग्री सेल्सियस, नहीं इसको कैल्विन में लिखो, कैल्विन में हो जाएगा 293 कैल्विन। तो यहाँ कैल्विन वाला मान रख दो। C सांद्रता, सांद्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, नंबर्स ऑफ मोल कितने, 1 लीटर विलियन में। तो 1 लीटर में दोस्तों हमें 45 ग्राम है, लेकिन हमें तो मोल चाहिए ना। तो मोल निकालने के लिए 45 को किससे डिवाइड करेंगे, इसके अणु भार से, जो कि 342 दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक वैल्यू हमें पता है, परासरण दाब भी हमें दिया हुआ है, सब रख दो, R का मान अपने आप आएगा। सेकंड के बाद बढ़ेंगे हम, दूसरा है, दूसरे में दूसरा सवाल है कि इतने ताप पर इतने मोल विलयन की चालकता इतनी है, तो विलयन का मोलर चालकता क्या होगा। अरे कितना आसान सवाल है, मोलर चालकता का बस फॉर्मूला लगाना था। क्या है सर, देख लो एक बार फॉर्मूला, अगर आपने यही लगाया है तो 100% आपका सही है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है K गुणे में 1000 बटे में
क्या बटे में, याद करो, मोलरता। मोलरता होती है, ठीक है। मोलरता आपको दिया है, सवाल में दिया है आपको, सर ये देखो इतना मोल, यही आपकी मोलरता है, कितना है 0.2। तो क्या है यहाँ पर मोलरता 0.2। एंड चालकता का मान दिया है, चालकता चालकता देखो दी है, ये चालकता है क्या 0.0248, ठीक है। के का मान, सभी मान यहाँ पर रख दो। लैम्डा एम का मान हवा में उड़ते हुए आएगा आपके सामने आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आपका जो है घ की पहले को शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग भी पूछा है, और इसकी अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो इसका आंसर था दोस्त मोल प्रति लीटर सेकेंड। जी हाँ, कैसे आया सब कुछ बताएंगे, केवल आपको आंसर बताना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना है। देखो शून्य कोटि की जब अभिक्रिया होती है तो जो वेग होता है ना, आपको पता होगा केवल कांस्टेंट के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर शून्य कोटि में जो आपका सांद्रता वाले टर्म होते हैं सबकी घात में 0 होता है। शून्य कोटि यानी कि सबकी सांद्रता की घात 0, तो ये भाई सब कट 0 तो 1 बन जाता है, तो ये केवल के बराबर हो जाएगा। तो वेग का मात्रक होता है दोस्तों सांद्रता परिवर्तन इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सांद्रता में कितना चेंज हुआ बटे में समय कितना लगा चेंज होने में। सांद्रता का होता है दोस्तों मोल प्रति लीटर, ठीक है, यही होता है। और बटे में क्या है, सेकंड भी है, तो यानी कि लीटर के साथ दोस्तों बटे में सेकंड भी लिखाएगा, तो मोल प्रति लीटर सेकंड, इसका भी वही मात्रक एंड इसका भी वही मात्रक। समझ में आ गया ना। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे में, घ है कि एपीसी नाम लिखना है आपको। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आपको एपीसी नाम लिखना है। तो आइए आपको एपीसी नाम बताते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पहला है आपको दिया हुआ है, सबसे पहले यौगिक को आप देख कर नहीं बता सकते, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाओगे। जी हाँ, एग्जाम में भी कैसे करना है एपीसी नाम का, ऐसे जब आपको हमेशा इस तरह देगा, आपको खोल कर नहीं देगा, पूरी तरीके से खोल कर, मतलब कि बॉन्ड बनाकर। तो बॉन्ड बनाना हमें खुद से पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहले क्या है, CH3 है तो लिखेंगे CH3, उसके बाद क्या है, फिर CH जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे CH, फिर क्या जुड़ा है CH3, क्या फिर CH3 जोड़ दे, नहीं, यहाँ पर देखो CH3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी कि CH3 केवल इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, इधर वाले से नहीं, तो इसको स्पेशली नीचे लिखोगे, यही मिस्टेक होता है बच्चों से। उसके बाद बाकी चीज़ें इससे जुड़ेगी दोस्तों, CH2 है एंड फिर CH2 है, फिर CHO है, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, पता है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और ये आपका दोस्तों 4 पे क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, 4 पे मेथिल। उसके बाद दोस्तों कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो लिखेंगे क्या, पेंटेन। फिर यहाँ पर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए दोस्तों अल जोड़ देते, अल, तो पेंटेनल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है आपका सेकेंड, इसका एपीसी नाम लिखना है, तो इसका भी लिख देते हैं। तो भाई ये सेकेंड का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं एपीसी। क्या है, पहले यौगिक को खोल कर लिखना सीखो दोस्तों, ओपनली बॉन्ड बनाकर। पहले CH3 है, फिर कार्बन है, फिर इससे डबल बॉन्ड है, फिर देखो CH2 जुड़ा हुआ है, फिर एक कार्बन है, इससे फिर देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। आइए इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके क्रियात्मक समूह क्या है दोस्तों, ये है क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह, यानी कि 2 क्रियात्मक समूह, कोई दिक्कत नहीं है, डाई लगा देंगे पहले, ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं। अब आइए 5 कार्बन है तो लिखेंगे क्या, पेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई श्रृंखला नहीं है, इसलिए हम पहले श्रृंखला का नाम लिखते हैं, लेकिन श्रृंखला कोई है ही नहीं, मेथिल एथिल कोई श्रृंखला नहीं है, क्लोरो फ्लोरो कोई श्रृंखला नहीं है, केवल कार्बन का नाम लिखो पहले। पेंटेन 2 पे एवं 4 पे, 2 पे 4 पे, यानी कि 2,4। क्या है इसका नाम, क्या है इस समूह का नाम क्या है सर, इसको बोलते कीटोन, और इसके लिए क्या जोड़ते हैं हम दोस्तों, लास्ट में ओन जोड़ते हैं, लेकिन दो है ना, तो ओन के साथ साथ क्या लिखेंगे, डाई भी लिखेंगे, फिर अब हम क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे, ठीक है। यानी कि राइट एंड 100% करेक्ट है आपका पेंटेन 2,4 डाइऑन, ठीक है। चलिए ये आपका सेकंड भी क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है, आसान अभी आए हुए हैं आपके सामने सवाल। उसके बाद हम बढ़ेंगे दोस्तों आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। तीसरा, इसमें सबसे पहला है कि गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक अगर आधा हो जाता है, जब हम आयतन को दोगुना कर देते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद क्रिया संक्रामक धातु की 2 विशेषता बतानी है, आपको पता होगा संक्रामक धातु रंगीन यौगिक बनाते हैं, संकर यौगिक बनाते हैं, चुंबकीय गुणों अनुचुंबकीय होते हैं, उत्प्रेरक अच्छे होते हैं, तो यार इतने बता, ठीक है। ज़्यादा हम थ्योरी वाले आपको नहीं करा रहे, क्योंकि यार ये आपको कहीं पर भी किताबों में ढूंढने पर तुरंत मिल जाएंगे। जैसे ये हो गया चौथा में, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण होने पर अर्धक आयु काल का दोगुना होता है, ठीक है। यानी कि 3/4
भाग अभिक्रिया कंप्लीट हो गई तो आपको बताना उसमें जो लगा समय है वो कुछ और नहीं बल्कि अर्धायु काल का दुगना होता है, ये सिद्ध करना है। उसके बाद आप देखते हो खवा सवाल आसान है। ग भी देखो यहाँ पर ये सब नल से 1 क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेन 1 इन से क्या बनाना है, 1 ब्यूटेन 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण केवल आपको लिखना है। उसके बाद है कि पूछा है कि एक एरोमेटिक यौगिक ए है, जली अमोनिया से साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र इतना वाला यौगिक सी बनाता है। तो ABC का नाम लिखना है, उनका संरचना वगैरह लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो होगा ना वो आपका बेंजोइक अम्ल होगा। ठीक है, ये बेंजोइक अम्ल होगा ए, एंड गर्म करने पर आपका जो बनेगा वो बेंजामाइड बनेगा। ठीक है, बेंजीन के साथ अमाइड जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड ONH2। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट में सी होगा ना वो आपका एनिलीन होगा, यानी कि बेंजीन के साथ NH2 केवल रहेगा बस। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला सवाल है कि अम्लीकृत KMnO4 का विलयन से किस प्रकार अभिक्रिया होगी। दोस्तों ये आपको बताना है कि फेरस सल्फेट से, SO2 से, ऑक्जेलिक अम्ल से, सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया आपको बतानी है। फिर यहाँ पर IUPAC नाम पूछा है इन सभी का। ठीक है, आपको आना चाहिए कि हर साल ये क्वेश्चन आता है। अब की बार तो 4 नंबर में आ चुका है दोस्तों कि IUPAC नाम इनका बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आसानी है, आप कर लिए होगे, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है IUPAC नाम। ठीक है, उसके बाद कैसे परिवर्तन करेंगे आप 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ करो फिर यहाँ से यहाँ, इसमें पूछ दिया उल्टा। फिर क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल में, तो यहाँ पर तो ये तो पता ही होगा आपको, फिटिंग अभिक्रिया है ये। क्लोरोबेंजीन को फेनॉल में कैसे बदलना है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन को फिनाल में बदलने के लिए आपको डाउ प्रक्रम का यूज करना होगा, डाउ प्रक्रम। ठीक है, एंड यहाँ पर घ है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज, फेनोल, हाइड्रोजीन तथा एन हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, तो ये रहे आपके क्वेश्चन थ्योरी वाले थे और कुछ समीकरण वाले थे। आई होप आपने कर लिया होगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल्स टाइप सवाल आपसे पूछे गए। इसके बाद पहला है न्यूमेरिकल्स कि जलीय विलयन में इतना ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 kg जल में घुला है। ठीक है, और इतनी ताप पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना करनी है। तो ये पूरा सॉल्व करने पर दोस्तों आपका 82 या 83% आया होगा वियोजन की मात्रा। ठीक है, मैच कर लेना। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक के नाम बताने। ठीक है, इसको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आसान वाला सवाल कर सकते हो। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रायमंड टाइमर अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, चलिए उसके बाद शायद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें अथवा है, उसमें भी अथवा था, इसमें भी अथवा है, जो कि आसान है। आप खुद ही देखो, इस दोनों में से आपको दोनों आ रहा होगा, लेकिन करना एक ही है। एंड इसका आंसर बताए तो इसका आंसर सॉल्व करने पे आएगा 0.46 वोल्ट। ठीक है, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होता है जब ये वाला कर लो, या फिर आप इस निम्नलिखित को समझा सकते हो, बेंजोइक संघनन, क्रॉस कैनोजारी अभिक्रिया, पार्किंग्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका पूरा पेपर। स्टूडेंट चाहते तो हमारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको भी परेशानी होगी सर इतनी लंबी वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। हर एक क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण थे हमने आपको सॉल्यूशन बता दिए, बाकी तो आपको ढूंढने पर ही कहीं पर भी मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आपको और भी पेपर्स का सॉल्यूशन पोस्टमार्टम वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जुड़ेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा। और भी दोस्तों आपके सामने पेपर है चारों तरफ, इन सभी को भी पेपर हमने दोस्तों यूट्यूब पर डाल चुके हैं। फिजिक्स हो दोस्तों आपके, चाहे वो अंग्रेजी का ही क्यों, चाहे वो इंग्लिश का ही क्यों ना हो, हर एक पेपर का पोस्टमार्टम हो चुका है। तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट का। चलिए तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो फिर से कहेंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।